नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। बड़ी अजीब बात है, जब अमेरिका इस खाड़ी के युद्ध में कूदा, तो ये युद्ध तो ईरान और इज़राइल का था। लेकिन अमेरिका वहां पे ईरान को कंट्रोल करने आया था कि ईरान एटम बम बनाने वाला है, जिससे पूरे विश्व को खतरा है। ये इंफॉर्मेशन कहां से आई, ये ट्रम्प साहब किसी को नहीं बता रहे। उनकी खुद की एजेंसियां कह रही है कि ऐसा तो कुछ नहीं था। उनके अपने एडवाइजर कह रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं था। जब पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेशी हुई व्हाइट हाउस के अधिकारियों की, तब भी ये बोला गया था कि ईरान के पास तो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स भी नहीं है। जिसके पास, नॉर्थ कोरिया के पास मिसाइल है, उससे ज्यादा खतरा है अमेरिका को। लेकिन ईरान ही क्यों? इस सवाल का जवाब अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं अमेरिका में। लेकिन जिस आदमी को हम मानसिक रूप से विक्षिप्त मान रहे हैं, पूरा देश दुनिया मान रही है, डोनाल्ड ट्रंप को। और वो उनके बयानबाजी की वजह से। हर आधे घंटे में जो आदमी स्टैंड चेंज करता है इस युद्ध में, तो बहुत सारी बातें खुल के बाहर आ गई। उसका अमेरिका में उदय ही दूसरी बार पुनर्जन्म हुआ एक विचारधारा से, जिसे हम हमारे भारत में अंधभक्तों की फौज कहते हैं। वैसी ही एक अंधभक्तों की फौज उसने खड़ी की और नारा दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका तो ग्रेट था ही, लेकिन उसने बता दिया कि अमेरिका बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा है। बिल्कुल पैरेलल देखिए हमारे देश और वहां पर। हमारे यहाँ अन्ना आंदोलन हुआ, अन्ना का, और सबसे भ्रष्ट सरकार बताई गई यूपीए की। आज 13 साल, 12, एक 12, 11-12 साल हो गए हैं मोदी सरकार को। लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उनमें से कुछ भी अभी तक ये नहीं निकाल पाए, क्योंकि किसी सरकार को भ्रष्ट बताकर रेजिम चेंज करने का प्रयास किया गया और रेजिम चेंज हुई। उसमें क्या डीप स्टेट और बहुत, वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इस ईरान के युद्ध ने, जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान में रेजिम चेंज करने जा रहा था, क्या उसके अपने देश में ही रेजिम चेंज होने की स्थिति आ गई है? कुछ खबरें हैं, उसको जब पढ़ा तो मुझे लगा एक्सरे से देखना होगा, क्योंकि जो अमेरिका विश्व की राजनीति पर हावी होने जा रहा है, उसके अपने देश के अंदर क्या हो रहा है। ईरान जंग से ट्रंप के अपने हुए पर आए, कभी जान देने को तैयार समर्थकों में दरार क्यों? MAGA, मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली बात क्या है, जरा समझना पड़ेगा। ईरान युद्ध ने वह कर दिखाया जो शायद ही कोई दूसरा मुद्दा कर पाता। कई साल तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपने मेगा आंदोलन पर लगभग पूरी तरह से कंट्रोल रहा। ट्रंप और उसके कोर समर्थकों की सबसे प्रभावशाली आवाज के बीच अब दरारें पैदा होने लगी है। मैं अगर न्यूयॉर्क के फिफ्थ एवेन्यू पर खड़े होकर किसी को गोली भी मार दूं, तो भी अपना समर्थन नहीं खोऊंगा। यह बात 2016 में अमेरिका के पहली बार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने शेखी भगाड़ते हुए कही थी। अब इस बात को करीब करीब 10 साल हो गए। अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जिस लहर पर सवार होकर ट्रंप दूसरी बार दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति बने, वह अब दरकती नजर आ रही है। ईरान युद्ध ने वह कर दिखाया जो शायद ही कोई दूसरा मुद्दा कर पाता। कई साल तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अपने मागा आंदोलन पर लगभग पूरी तरह से कंट्रोल रहा।
ट्रंप और उसकी कोर समर्थकों की सबसे बड़ी प्रभावशाली आवाज के बीच अब बहुत सारी दरारें पैदा होने की खबरें आ रही हैं। अमेरिका और इजराइल के तरफ से किए गए टारगेट हमले से शुरू हुआ यह मामला जल्दी एक इलाकाई संघर्ष में बदल गया, जिससे तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई और सारे मोर्चे खुल गए। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम पर सहमति और बातचीत के बीच इस जंग ने ग्लोबल एनर्जी का संकट पैदा कर दिया। ट्रंप के सैन्य रुख ने शुरुआत से ही मागा के प्रमुख चेहरे को बांट दिया। कुछ ने कट्टरपंथी नजरियों का समर्थन किया, जबकि अन्य लोगों ने तर्क दिया कि यह विदेशी उलझनों से बचने के लिए अमेरिका फर्स्ट थ्योरी का उल्लंघन है। यह विभाजन तब और गहरा हो गया जब ट्रंप के बयान हर कुछ दिन पर बदल बदल के आ रहे थे। वह कभी युद्ध बढ़ाने तो कभी पीछे हटने के बीच डगमगाते नजर आए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर ईरान को अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए चेतावनी और उसके बाद पूरी सभ्यता को मिटा देने की धमकी इस विवाद का निर्णायक मोड़ साबित हुई। इससे के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप युद्ध विराम की ओर झुक गए, जिससे युद्ध का समर्थन और विरोध कर रहे दोनों तरफ से लोग उनसे नाराज हो गए। यह विरोध राजनीतिक विरोधियों से नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी मीडिया और विचारधारा के साथ की कोर समर्थक इकोसिस्टम के अंदर से आया। दक्षिणपंथी मीडिया की सबसे प्रभावशाली आवाज में शामिल टकर कार्लसन ने ट्रंप की धमकियों को युद्ध अपराध और बेहद घिनौना करार दिया। उन्होंने संस्थाओं से राष्ट्रपति को सीधे नहीं कहने का आग्रह किया, से नो टू दी प्रेसिडेंट, जो संवैधानिक संस्था है उसके लिए बोला था उन्होंने। वही इंडिपेंडेंट पॉडकास्टर मेगिन केली ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, क्या वह एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार नहीं कर सकते? आप एक पूरी सभ्यता को मिटाने की धमकी नहीं दे सकते। कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर कैंडिड ओवेंस ने ट्रंप को पद से हटाने की मांग का समर्थन करते हुए लिखा, अब शायद दादाजी को ओल्ड एज होम में भेजने का समय आ गया है। कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट एलेक्स जोन ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ उसे देखकर बहुत दुख होता है। वह एक समय जैसे थे उससे पूरी तरह से बदल गए। वह डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी से ग्रस्त है। मैं इस देश और दुनिया से लेकर बहुत चिंतित हूँ। रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ने ग्रीन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम कभी नहीं बदले, ट्रंप बदल गए। अमेरिका फर्स्ट, हम किसी भी सभ्यता को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। यह विवाद केवल युद्ध के विरोध तक ही सीमित नहीं था। मार्क लेविन जैसे सैन्य कार्रवाई के समर्थकों ने आलोचना की कि ईरान में सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं किया गया। वही पूर्ण रणनीतिकार स्टीव बैनन ने वार्निंग दी कि इस जंग का नतीजा केवल देश को अधिक लोक लुभावन और राष्ट्रवादी बनाने के रूप में निकलेगा। वही ट्रंप ने अपने आलोचकों पर बरस पड़े, व्यक्तिगत हमले करते हुए उन्हें मूर्ख करार दिया और मुसीबत पैदा करने वाले बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कार्लसन, केली और ओवेंस जैसे लोग मेगा में शामिल नहीं हैं। वे लोग केवल मुफ्त प्रचार के लिए कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने कार्लसन को कम आईक्यू वाले व्यक्ति और जोन्स को दिवालिया तक करार कर दिया। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन दरअसल अमेरिकी राजनीति को बदलने का एक नारा है, जिसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। यह केवल एक चुनावी स्लोगन नहीं, बल्कि एक ऐसा दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन बन चुका है जिससे अमेरिका की घरेलू और विदेशी नीति की दिशा बदल कर रख दी। यह डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में शुरू हुआ एक कैंपेन है। इसका मुख्य मकसद अमेरिका को उसके गोल्डन पीरियड में वापस ले जाना। ट्रंप के समर्थक 20वीं सदी के मध्यकाल को ऐसा समय मानते हैं जब अमेरिका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था और दुनिया में कोई भी चुनौती उसके आगे नहीं थी। टेरिफ और इमिग्रेशन की नीति इसका मुख्य आधार है। ट्रंप की ईरान नीति ने यूरोप में दक्षिणपंथी नेताओं के साथ उनके संबंध को भी तनावपूर्ण बना दिया। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी हमलों के लिए इटालियन अड्डों के उपयोग की अनुमति देने से इनकार कर दिया। फ्रांस की मरीन पे लेन ने ट्रंप के युद्ध संबंधी लक्ष्यों को अनिश्चित करार कर दिया। जर्मनी के अल्टरनेटिव फॉर्म जर्मनी पार्टी ने अमेरिकन सैनिकों को अपने देश में वापस चले जाने को कहा। जनता के बीच इस युद्ध को लेकर बेचैनी बढ़ रही है।
सीएनएन ने 2 अप्रैल को पोल किया जिसमें सैन्य कार्रवाई के लिए समर्थन 31% से गिरकर 34% रह गया है। लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। 66% लोग युद्ध के खिलाफ है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर मेगा समर्थकों में से भी अधिकतर लोग ईरान की में जमीन पर हमला करने के खिलाफ है। कुल मिलाकर हम रेजिम चेंज कर देंगे और अयतुल्ला अली खमेनेई के हत्या के बाद उनको लगा कि हम ईरान पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ईरान की जो अंदरूनी राजनीति थी, वो इतनी पुख्ता पकड़ थी वर्तमान रिजिम की कि उनके पास 6 लेयर का लीडरशिप बनी हुई है और वो 6 लेयर परमानेंट बने रहते हैं। यानी एक लीडर जाता है, उसकी जगह ऑटोमेटिक दूसरा आता है और नीचे फिर 6वें नंबर पे एक आ जाता है। इसलिए वहाँ लीडरशिप क्राइसिस तो होगी नहीं। जो बार-बार ये कहा जाता था कि ईरान में जनता खिलाफ है, वो जनता इस रेजिम के साथ रास्ते पे खुल के निकल के समर्थन में नारे लगाती हुई दिखती है। दूसरी ओर जिस समर्थन के साथ डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठे, उसकी नींव हिल गई और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपने समर्थकों को तब तक वो अच्छा मानते हैं, जब तक वो उनका समर्थन करते हैं। जैसे ही उन्होंने ट्रंप के हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दिया, फिर वो मूर्ख, बेवकूफ, कम आईक्यू वाले, अपॉर्चुनिस्ट ऐसे तगमुख से उनको नवाजते हैं। जब मैं ये ट्रंप की पूरी कहानी आपसे साझा कर रहा था कि अमेरिका में क्या चल रहा है, तब मेरे मन में एक पैरेलल विचार चल रहा था, वो भारत में। क्या भारत में भी ऐसी ही स्थिति आ रही है? मैं एक्स-रे में इतना ही देख पाया जो मैंने आपसे साझा किया। जो आखिरी सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, उस पे विचार कीजिएगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।